सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल मैंने आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी की एक समरी दी थी क्वेश्चंस के थ्रू। आज मैं आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी की समरी क्वेश्चन के थ्रू दूंगा, क्योंकि 6th, 7th, 8th, 9th और 10th इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। देखो, अगर सिलेबस में लिखा हुआ है 10th की एनसीईआरटी आएगी, इसका मतलब ये 10th और उसके पीछे का सारा पार्ट आएगा। समझ पा रहे हो? तो ये छोटी छोटी सी वीडियो है, ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं 6 की एनसीईआरटी को लेकर, रिपीटेड क्वेश्चन को हटाकर उन सभी का कंपाइलेशन मैंने इस वीडियो में लिया है। यानी आने वाले 15, 20, 25 मिनट आपके लिए ऐसे होने वाले हैं कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि 6 की एनसीईआरटी से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही आएंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी, 5-7 क्वेश्चन आएंगे। ऐसी 7th, 8th, 9th और 10th 4-4, 5-5 क्वेश्चन सभी से आने हैं। तो इन 4-4, 5-5 क्वेश्चन को सिलेक्शन बनाने के लिए आप इस क्लास को कंप्लीट देखना। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। कल वाली की टेलीग्राम पर डल चुकी है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, तो वहां से एक बार रिवीजन कर लेना। स्टार्ट करता हूं। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना उसे, क्योंकि आने वाले समय में ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं से ही जनन करता है? तो हमें सभी को पता है, क्या चीज पता है, कि जो बैक्टीरिया होता है ये परपोषी चीजों पर डिपेंड रहता है। कौन सा? बैक्टीरिया जो है। जैसे वायरस है, वायरस से हमें रोग हो जाते हैं, है ना। आपने देखो कोरोना वायरस आया तो जीवों, सजीवों से ज्यादा कनेक्टिविटी रखता है, जबकि जो हमारे पास बैक्टीरिया है ये हमारे पास परपोषी कोशिकाओं पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले दो सूक्ष्म जीव कौन से हैं? लाइकेन के अंदर कौन से दो सूक्ष्म जीव जो है सहजीवी संबंध बनाकर रखते हैं? सहजीवी मतलब तुझे भी लाभ मुझे भी लाभ, इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। ठीक है, तो कौन है? शैवाल और फफूंद, यानी एल्गी और फंगस, ये दोनों के दोनों बनाकर रखते हैं। ब्रेड बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? जो कि ब्रेड बनाए हम, या फिर कोल्ड ड्रिंक में से कौन सी गैस निकलती है, या फिर आपसे पूछने लगे कौन सी हमारे पास, कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इन सभी को लेकर कभी बात करें एग्जाम में तो आप कहेंगे ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेती है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलाया जाता है। आप सभी को पता है प्रोटोजोआ से, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करता है ना। चलिएगा, मादा एनाफ्लीज करती है। विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखो, खनिज, मिट्टी खोदकर निकाले जाते हैं, जल प्राकृतिक संसाधन है ना, मृदा सॉइल प्राकृतिक संसाधन है, प्लास्टिक तो हमने बनाई है खुद, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का एक युग्म है? देखो, एक चीज समझो, मृदा नहीं हो सकती खत्म, मिट्टी तो रहेगी, जिस दिन मिट्टी खत्म उस दिन तुम भी खत्म, ये समझो, है ना। वायु और सूर्य का प्रकाश कभी खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो, जल कभी खत्म नहीं हो सकता, जल खत्म तो आप भी खत्म। तो कौन खत्म होते हैं? वन्य जीव। वन्य जीव खतरे में है, खत्म हो सकते हैं भाई। जीव हैं, जीव तो खत्म हो सकते हैं। कितनी चिड़ियाएं खत्म हो गई, कितने जानवर खत्म हो गए, टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं क्योंकि टाइगर खत्म होते जा रहे हैं। और खनिज भी खत्म हो जाएंगे, है ना। खनिज भी, तभी तो कहते हैं खनिज का यूज करो भैया। अगर खनिज खत्म नहीं होते तो सोना इतना महंगा क्यों होता? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में खत्म होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सोना, चांदी, लोहा सब महंगा होता जाएगा। रीजन, क्योंकि एक लिमिटेड स्टोरेज है और वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेषों से प्राप्त होते हैं? तो आप याद रखेंगे मृत जीव। जितने भी मृत जीव हैं इनके अवशेषों से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत वनस्पति में कार्बोनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? मृत वनस्पतियों के कोयला, तो आप सभी याद रखेंगे मृत वनस्पति से कोयला बनता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रेसाइड, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइड सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। विटुमिनस भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला कोयला है। लिग्नाइट को ब्राउन कोयल कहा जाता है, जबकि पीट कोयले को सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं और इनका उपयोग किसे भगाने के लिए किया जाता है? तो आप याद रखेंगे नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? कोलतार से। किससे? कोलतार से। और ये किसके भगाने के लिए यूज होती है? मोथ के भगाने के लिए, है ना, मोथ के भगाने के लिए यूज होती है। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। देखिएगा, आप कभी देखोगे भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो समुद्र के आसपास है। कोई सा भी ले लो आप, मुंबई हाई है, अरब सागर में है, ठीक है ना, ये सभी तटीय क्षेत्रों में होते हैं।
तो ऐसे जीव जो समुद्र में रहते थे उन्हीं से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। अगला, अब आप कहोगे कि भैया जमीन पे भी तो खोदा जा रहा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा प्लेटों की गति के कारण ही भारत बना, पहले तो वहां पर समुद्र ही था। तो पेट्रोलियम निकाला जाता है, वो जीव जो पहले कभी समुद्र में रहे थे उनसे पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो ऐसा करने पर कभी पानी नहीं डालना। पानी डालोगे तो एक चीज याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है आग जो है पेट्रोल से लगी हो, है ना? तो पेट्रोल से लगी आग, पानी का घनत्व होता है ज्यादा, वो अंदर बैठ जाता है पेट्रोल में, और पानी में होती है ऑक्सीजन, वो पेट्रोल को और जलाने में मदद करती है। तो अभी कभी ऐसा हो तो उसके ऊपर ऊनी कंबल डाल दो। कैसा? ऊनी कंबल डाल दो। 6 की एनसीईआरटी ऐसी ही कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 6 की एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा स्थान है? देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, और राष्ट्रीय पार्क होते हैं। प्राणी उद्यान और पादप उद्यान ऐसे नहीं होते हैं, ये दो होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होते हैं। तो आंसर होगा हमारे पास 3 एंड 4। 3 एंड 4 एकदम से करेक्ट होगा। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके रिकॉर्ड को दर्शाता है? देखो, रेड डाटा बुक जो है ना, वो लुप्त प्राय के लिए होता है। लुप्त प्राय पादप और लुप्त प्राय प्राणी, है ना? तो प्रजाति तो अपने आप इसमें आ गई। तो आप याद रखें, लुप्त प्राय पादप और लुप्त प्राय प्राणी, इन दोनों के लिए होता हमारे पास रेड डाटा बुक। तो आंसर होगा 3 एंड 4। 3 एंड 4। प्रवासी पक्षी वर्ष एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्र तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं? आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ साइबेरिया से पक्षी आते हैं राजस्थान में, क्यों आते हैं वो? क्योंकि वहां पर मौसमी यानी ठंड और गर्मी के कारण, अपने टेम्परेचर में मेंटेन रहने के कारण वो आते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारे पास क्या, भोजन की उपलब्धता ना हो। तो भोजन की उपलब्धता ना हो तब आएंगे वो उड़कर, और दूसरा मौसमी परिस्थितियां बन जाए तब आएंगे वो उड़कर। तो आंसर होगा हमारे पास 1 और 2 दोनों। नहीं, घोंसला बनाना, अधिक भीड़, ये कोई कारण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। मानवों में निषेचित अंडे का परिवर्धन कहां पर होता? परिवर्धन मतलब देखो, निषेचन होता फैलोपियन ट्यूब में, परिवर्धन मतलब कहां पर फिट होता आके, तो गर्भाशय में, है ना? गर्भाशय में फिट होता आगे। तो आप याद रखें कहां पर होता है? ओवरी, टेस्टिस, यूटेरस में, यूटेरस में आकर फिट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। मुकुलन द्वारा जनन होता है। अमीबा जो है, मुकुलन मतलब देखो, जैसे ये पेड़ है, इससे कोई डंडी निकली, उसको काटा, जमीन में गाड़ा, फिर से हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा क्या करता है? मुकुलन के द्वारा क्या करता है? जनन करता है, हाइड्रा। मानवों में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, बाह्य निषेचन होता है, अरे नहीं, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल बॉडी की फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन वृषणों में होता है? नहीं। टेस्टिस में तो टेस्टेस्टेरोन के कारण वो बनता है, स्पर्म बनता है। निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है, अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति नहीं करता, बल्कि शुक्राणु अंडाणु की तरफ गति करता है। निषेचन स्त्री के भीतर होता है, बिल्कुल ठीक बात है, फैलोपियन ट्यूब में होता है अंदर। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। टेडपोलों के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? टेडपोल आपने देखा, मेढक, मेढक बनने के लिए, टेडपोल से मेढक बनने के लिए, टेडपोल छोटा रूप होता है मेढक का, अनडेवलप्ड फॉर्म, उससे मेढक बनना है, टेडपोल का डेवलप होना है, तो उसके लिए पानी में क्या होना चाहिए? आयोडीन युक्त पानी होना चाहिए। यानी पानी में जब आयोडीन रहेगा तभी टेडपोल बनेगा, टेडपोल से मेढक बनेगा। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से उड़ने का अनुभव होता है, ये किसके कारण होता है? देखो, कभी आप क्या करते हो इस तरीके से, आपने कभी जाड़ों में देखा है, आप इस तरीके से कंघा लेते हो, बाल उसके साथ उठते हैं, है ना? एकदम आपको भी महसूस होता है बाल मूवमेंट कर रहे हैं। किसके कारण होता है? ये होता है स्थिर वैद्युत बल के कारण, स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है, बाल और कंघी के बीच जो लगता है। नेक्स्ट, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी रिफ्लेक्ट करती हैं। यह प्रतिकर्षण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? देखो, यह प्रतिकर्षण चुंबकीय बल के कारण भी हो सकता है और स्थिर वैद्युत बल के कारण भी हो सकता है। जैसे मैंने भी ये बताया, हमारे बालों में किसके कारण होता है? स्थिर वैद्युत बल के कारण, और चुंबकीय बल के कारण भी होता है ना? तो आप याद रखें, दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है? अरे घर्षण, घर्षण, घर्षण संपर्क बल है जो गति का विरोध करता है ना। नेक्स्ट, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे तो उसके लिए क्या करे लड़का? आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है? तो कैरम बोर्ड खेलते समय आप कैरम बोर्ड पर क्या डालते हो? पाउडर डालते हो ताकि गोटियां बहुत तेजी से मूवमेंट करें, हाँ या ना। तो अगर वो टेल्कम पाउडर डाल देगा, क्या डाल देगा? अगर वो टेल्कम पाउडर डाल देगा तो बॉल जो है अच्छे से फिसलेगी लकड़ी पर और ज्यादा दूरी तक जाएगी। नेक्स्ट, कुछ माध्यमों की सूची दी गई है। अब आपको बताना है किसमें ध्वनि की गति नहीं संभव है। देखो आपको पता है ध्वनि हर जगह गति कर सकती है सिवा निर्वात के। ध्वनि की गति के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब यह है निर्वात में तो गति नहीं कर सकता, बाकी सभी में कर सकता है। सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में ध्वनि की गति। तो आप याद रखेंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। देखो ध्वनि इस तरीके से मूवमेंट करती है ना, इस तरीके से, है ना। ये होता आयाम। जितना ज्यादा आयाम होगा, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा आयाम है, उतनी ही ध्वनि प्रबल होगी, उतनी ध्वनि प्रबल होगी। ठीक है, तो आप याद रखें किस पर डिपेंड करता? आयाम पर डिपेंड करता ध्वनि की प्रबलता। जितना ज्यादा आयाम उतनी ज्यादा प्रबल ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति, आवर्तकाल बराबर। तो टी बराबर क्या होगा? 1/50, और 1/50 का क्या मतलब होता है? 0.02 सेकंड। इसका क्या होगा? आवर्तकाल होगा। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ध्वनि की प्रबलता जो है वो डेसिबल में नापी जाती है और आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में नापी जाती है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। देखो विद्युत धारा जो है ना, रासायनिक प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है, तापीय प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है, और चुंबकीय प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब विद्युत धारा इन सभी प्रभावों को दिखा सकती है, रासायनिक, तापीय और चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। यह इंगित करता है कि विद्युत धारा का, अरे रासायनिक परिवर्तन प्रभाव है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि वो क्या कर देती है, उसका रंग, रंग का मतलब है रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत धारा का चालन नहीं होगा? नींबू का रस, सिरका, टोंटी का पानी, वनस्पति तेल। तो देखो सभी से होगा, लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो होता है इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कौन सा? वेजिटेबल ऑयल, इससे नहीं होती है। कभी लगाकर सिर में वो मत लगा देना, करंट लगा दो, है। करवा चौथ आ रहा है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सोचा होगा मेरा बाबू ऐसा, मेरा बाबू वैसा, है। जल्दी से आ जाओ, मैं खिड़की पर खड़ी हूं। ठीक है, द्वारिका में हो आप, उनका फोन आ रहा है मुनीरका से, जल्दी से आ जाओ, मैं खिड़की पर खड़ी हूँ। आप जल्दी जल्दी बस पकड़ रहे हो, डीटीसी पहुंच रहे हो फटाफट। तो बालों से लगाकर मत करना ट्राई। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए क्रोमियम लगाया जाता है, क्रोमियम। तांबा मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु, और लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है? देखो समुद्र के अंदर बड़ा नाभिक के विस्फोटों का बिल्कुल सुनामी आएगी, भूकंप आएगा तो सुनामी आएगी, ज्वालामुखी फटेगी तो सुनामी आएगी। अरे लाइट के गिरने से सुनामी नहीं आती है पानी में, तड़ित यानी लाइट। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार करिएगा। पृथ्वी की प्लेट की सीमाएं जानी जाती हैं। देखो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं, अगर वो आपस में टकराएं तो भूकंपीय क्षेत्र, और एक दूसरे से दूर जाएं तो भ्रंश यानी फॉल्ट बनता है। दूर जाएंगी तो गड्ढा यानी फॉल्ट बनेगा, आपस में टकराएंगी तो भूकंप जोन बनेगा। तो ये दोनों ही होते हैं, 1 और 2, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिएगा। किसके कारण जो है भूकंप का कारण हो सकता है? कौन सा भूकंप का कारण हो सकता है? बाढ़, भूस्खलन, तड़ित। देखो तड़ित भूकंप का कारण नहीं हो सकता, है ना। बिजली गिरना भूकंप का कारण नहीं हो सकता। सुनामी आएगी तो भूकंप आ सकता है, बाढ़ के कारण भूकंप आ सकता है, और 1 मिनट, बाढ़ के कारण कभी भी भूकंप नहीं आ सकता। बाढ़ आएगी तो भूकंप नहीं लेके आ सकती। सुनामी के कारण आता, भूस्खलन के कारण आ सकता है, यानी 1 और 3 के कारण आ सकता है। कहीं है 1 और 3?
तड़ित हटाइए, फिर इसमें ऑप्शन का कंपैरिजन नहीं है अच्छे से। 1 2 और 3 सही होगा फिर, 1 2 और 3 है ना, कंपैरिजन अच्छे से नहीं किया इसने, चलेगा। नेक्स्ट, नेत्र का वह भाग जो इनमें जब लाइट आती है प्रवेश करने पर उसे कंट्रोलिंग का काम करता है, कौन सा पार्ट? आइरिस, कॉर्निया, लेंस या फिर रेटिना? आइरिस। नेत्र का वह भाग जिसमें प्रवेश करने पर प्रकाश नियंत्रित करता है उसे कहते हैं आइरिस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आकर पड़े तब हमें कोई चीज दिखाई देगी। मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, आपको वो दिखाई दे रही हैं। आप यकीन मानिएगा वो तब दिखाई दे रही हैं जब प्रकाश उनसे टकराकर आपकी आंखों पर आ रहा है। अगर टकराकर साइड वाले की पे चला गया तो उन्हें दिखाई देने लगेंगी और वो दिखा देंगे सब कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या होता है, वस्तु से हमारी आंखों की ओर परावर्तित हो, वस्तु से हमारी आंखों की ओर परावर्तित होगा तब हमें वस्तु दिखाई देगी। मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाएं शालाकाओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो यहां पर एक शंकु कोशिका आती है, कोन कोशिका। कोन कोशिका हमें दिन में देखने के लिए जरूरी होती है और रॉड सेल जो होती है ना वो रात में देखने के लिए जरूरी होती है। तो रॉड सेल ज्यादा प्रकाश नहीं झेल सकती, तभी हमारे रात को देखने के लिए बनाई गई, क्योंकि रात में प्रकाश कम होता है। जबकि कोन सेल दिन में देखने के लिए बनाई गई है, तो इसका मतलब वो ज्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो शंकु तीव्र प्रकाश सुग्राही होती हैं, सही बात है। कोन सेल ज्यादा प्रकाश कंट्रोल कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है? इंद्रधनुष तब देखा जा सकता है जब आपके सामने पड़ी हो बारिश और पीछे से प्रकाश आ रहा हो, यानी सूर्य पीछे होना चाहिए। तो आप याद रखें, सूर्य आपके पीछे होना चाहिए तब इंद्रधनुष बनेगा, वरना इंद्रधनुष नहीं बनेगा। परागण क्या होता है? तो पराग कोश से पराग कणों का उड़कर वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। जैसे स्पर्म का ओवम तक पहुंचना या फिर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना कहलाता है निषेचन। उसी तरीके से परागण क्या होता है? परागण होता है हमारे पास पराग कोश से, अंडाशय का नहीं, पराग कणों का, है ना, पराग कोश से नर युग्मकों को पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, है ना। नर युग्मक को क्या मतलब है? परागकण, यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यह कहलाता हमारे पास क्या? परागण। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अवशिष्टों को कौन सी गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? पॉटी किसमें करते हैं, कहना का मतलब यह है। तो ये करते हैं अमोनिया के फॉर्म में, हम करते हैं यूरिया के फॉर्म में, टॉयलेट, है ना। नेक्स्ट, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संबंध बनाता है और नाम आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सारी ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं, हमारे अंगों तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है केवल रंग में, केवल तापमान में, गैस उत्सर्जन में? ये सभी हो सकते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो ये सभी चीजें हो सकती हैं, रंग भी परिवर्तित हो जाता है, तापमान भी, और गैस भी निकल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों, दूध से दही में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, स्वाद बदलता है, बिल्कुल खट्टा हो जाता है, दही का खट्टा होता है, दूध का खट्टा नहीं होता है। रंग बदल जाता है, अरे रंग तो सफेद ही रहता है ना। इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूध तरल होता है, दही अर्ध ठोस होती है ना, जेली टाइप होती है। परिवर्तन को पूर्ववत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, यानी 1 3 और 4, 1 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक प्राकृतिक रंजक लिटमस किसका बना होता है? तो लिटमस लाइकेन का बना होता है। किसका? लाइकेन का बना होता है लिटमस पेपर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो आप याद रखेंगे, भौतिक और प्रतिवर्ती परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल, रासायनिक परिवर्तन जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जैसे अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और लवण और जल से हम दोबारा से अम्ल और क्षार नहीं बना सकते। तो चेंज भी हो गया, रिवर्स भी नहीं हो रही, है ना। तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जो रिवर्स ना हो पाए। रेशम कीट रेशे का श्राव करते हैं, उस रेशे में क्या होता? उस रेशे में होता प्रोटीन। क्या होता उस रेशे में? उस रेशे में प्रोटीन होता है, याद रखना। नेक्स्ट, आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? घास में क्या देखेंगे आप?
घास में जो है ना समांतर शिलाविन्यास और रेशेदार जड़ें होती हैं घास में। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? देखो तना जो है ना सब करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है, बाकी तना सारे काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऑक्सीजन सोख लेती है? ऑक्सीजन नहीं सोखती है, पहली बात तो, है ना। पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनता है, बिल्कुल गलत बात है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये तो गलत हुए। और इनकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी 1 और 3 सही होंगे, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? देखो, पुंकेसर, स्त्री केसर फूल का फीमेल पार्ट होता है, पुंकेसर फूल का मेल पार्ट होता है। तो इस ऑप्शन में पुंकेसर, इस ऑप्शन में पुंकेसर और इस ऑप्शन में पुंकेसर, बचा एक। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये फूल का फीमेल पार्ट है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी हाई वैल्यू फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इनकी खेती को कहा जाता है क्या? इनकी खेती को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को सबसे अच्छे से दर्शाता है? यानी पशु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ईथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईथोलॉजी कहलाता है। पौधे में बीमारियों और संक्रमण से उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, स्यूरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो लिजार्ड का अध्ययन स्यूरोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? लिजार्ड का अध्ययन कहलाता है। ऑन्केनोलॉजी किसकी इलाज के लिए होता है? ऑन्केनोलॉजी मतलब कैंसर की स्टडी। अगला, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, मिलाकर बताएंगे क्या एकदम से करेक्ट होगा। जेलीफिश, स्टारफिश, व्हेल फिश और निडेरिया, कौन सा एकदम से करेक्ट होगा? देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इसको लेकर, देखो जेलीफिश जो होती है ना, जेलीफिश ये होती है निडेरिया ग्रुप के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। क्रेफिश जो होती है, क्रेफिश, क्रेफिश आती है हमारे पास ऑर्थोपोडा ग्रुप में। व्हेल फिश जो होती है हमारे पास आती है मेमेलियन में, यानी मेमल्स में आती है। और डेविल फिश जो होती है ये आती है किसमें? ये आती है हमारे पास मोलेस्का ग्रुप में। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? डी सी बी ए, डी सी बी ए ऑप्शन नंबर डी। अब आपको मिलाना पोरिफेरा, नाइडेरिया, मोलेस्का और ऑर्थोपोडा। अब आपको मिलाना कौन सा किससे करेक्ट होगा। देखो, अगर मैं इसको लेकर बात करूं, ठीक है, हाँ, देखो पोरिफेरा, स्पंज पोरिफेरे में आते हैं। ठीक है, निडेरिया, जेलीफिश निडेरिया ग्रुप में आती है। ठीक है, मोलेस्का में स्क्विड मोलेस्का में आते हैं। और हमारे पास ऑर्थोपोडा में कौन आता है? सेंटीपीड किस में आता है? ऑर्थोपोडा में आता है। तो आंसर होगा एडीबीसी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो आप याद रखें, स्पाइडर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसमें स्पाइडर में, इसे छोड़िएगा क्वेश्चन को, इसमें मिस्टेक है। निम्न में से कौन सा जीव फाइलम एनालिडा का उदाहरण है? एनालिडा ग्रुप में कौन सा आता है? तो अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है ये एनालिडा ग्रुप में आता है। मछली में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? 2। हमारे में 4, मछली में 2 होते हैं। मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इनको प्रोटोजोआ में रखा गया है। किसमें? प्रोटोजोआ ग्रुप में। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो आप याद रखेंगे फ्रॉग, यानी मेढक लेता है अपनी त्वचा से सांस। छाया में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्या? साइकोफाइट। क्या कहा जाता है? साइकोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ब्रायोफाइट, मोसिस, मोसिस ब्रायोफाइट, मोसिस जो ब्रायोफाइट का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है। रोज एंजियोस्पर्म का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है ना। एंजियोस्पर्म मतलब जिनमें फूल लगता हो। इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, पीनस जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक बात है। साइकस टेरिडोफाइटा का बिल्कुल गलत बात है, साइकस टेरिडोफाइटा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे फेनेरोगेम्स यानी फ्लोरिंग
मतलब फ्लोवर और सीड दोनों आते हैं, कौन सा ग्रुप है? इसे कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म का उदाहरण है? टमेटो यानी टमाटर एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। शैवाल किस वर्ग में रखा जाता है शैवालों को? अच्छा, शैवाल किस वर्ग में को आमतौर पर भूरा शैवाल कहते हैं? अच्छा, भूरा शैवाल किसको कहते हैं? क्लोरोफाइसी क्रायोफाइसी, पियोफाइसी। पियोफाइसी को कहते हैं हम सफेद शैवाल, भूरा शैवाल। निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे यूनिसेक्सुअल हैं? यूनिसेक्सुअल मतलब एक यूनिसेक्स आपने सुना है? मेल अलग फीमेल अलग। मेज, कुकुम्बर, फिग और वाटरमेलन, ये सभी यूनिसेक्सुअल हैं। नेक्स्ट, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? लचीलेपन के लिए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैर्नियोवायरस यानी मांसाहारी पौधा है? तो मांसाहारी पौधा कौन सा हमारे पास? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक मांसाहारी पौधा है। एक वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो उसमें जो रिंग होती है ना, रिंग, उनको काउंट करके लगाया जाता है, बाई काउंटिंग एनुअल रिंग्स। स्तनधारी के यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्यूफर सेल। ये क्या करती हैं? जो भी जहरीला पदार्थ खाया जाता है, इनसे ही पता चलता है, क्यूफर सेल से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन से बना होता है? तो सीधी सी बात है, राइबोसोम्स होगा, नाम में ही आ रहा है राइबोसोम्स होगा। निम्नलिखित में से क्या केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? देखो, पौधों की कोशिकाओं में केवल सेल वॉल पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल आउट, बाहर की सेल वॉल। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली लाइक संरचना, जो पानी भरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्मा मतलब जेली। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकाओं सुसाइडल बैग कहलाता है? लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम्स के समूह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइबोसोम, सॉरी पोलीसोम्स, है ना। एमआरएनए से जुड़े राइबोसोम्स को कहा जाता है पॉलीसोम। उस कोशिका को पहचानिए जो अमीबे आकार की होती है। तो अमीबा के आकार की होती है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। कोशिका की ऊर्जा किसमें नापी जाती है? एटीपी। इसे कहते हैं ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का। उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उपकला ऊतक मतलब ऊपर की हमारी स्किन को बचाने के लिए कैरेटिन, कैरेटिन जरूरी होता है। अब आपको ये मिलाना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का निर्माण करती है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा गृह कहते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक क्या करता है? सेल को नियंत्रण करता है ना। और लाइसोसोम्स क्या करता है? सुसाइडल बैग, पचा देता है सारी चीजों को। तो आंसर क्या होगा? डी ए। डी ए कहीं पर है? डी ए ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, देखो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की, सबसे लंबी होती है न्यूरॉन, और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है ओवम की। फीमेल बॉडी में जो ओवम होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? तो सबसे लंबा चरण होता है हमारे पास इंटरफेज, सबसे लंबा इंटरफेज होता है। नेक्स्ट, किस कोशिका को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि ये पचा देती है खुद फटकर। कोशिका विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? तो पहला चरण कहलाता है हमारे पास, पहला चरण कहलाता है हमारे मेटाफेज। पहला फेज को लेकर बात करें तो पहला फेज हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोफेज। हाँ, प्रोफेज ही है, प्रोफेज कहलाता है। नेक्स्ट, किस कोशिका को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? आप सभी को पता, राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको राइबोसोम्स को। कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहां पर होता है? देखो, प्रोटीन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जबकि लिपिड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो ये कहां पर होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वह पशु ऊतक कौन सा है जो अंगों के बीच स्पेस को भरता है और मरम्मत करता है? स्पेस मतलब हवा होगी, हवा होगी, इसे कहते हैं एरियोलल टिश्यू, अवकाशीय ऊतक। नेक्स्ट, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड और हड्डी कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड और हड्डी? इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एडिपोस टिश्यू, वसा। जैसे हमारी अंदर की ओर हमारी बॉडी में वसा होती है ना, खाल के नीचे, वो किस ऊतक की बनी होती है? एडिपोस टिश्यू, वसीय ऊतक की। नेक्स्ट, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऊतक
के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं? कौन से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? ये आपसे पूछा है, कौन से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? ग्रंथियों का निर्माण, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ना ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। चलिएगा, ये हुआ आपका खत्म 6 क्लास की एनसीईआरटी। ये छोटी सी मेहनत कैसी लगी ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट दे रहा हूं सारा रिवीजन का। यकीन मानिएगा, इतने कम समय में 6 क्लास की एनसीईआरटी का पूरा जो निचोड़ मैंने आपके सामने रखा है, इसके लिए आपको 14-15 घंटे किसी चैनल पर बकवासबाजी के साथ गुजारने पड़ते, उनकी बातें सुनना पड़ता, उनका पेड कोर्स खरीदना पड़ता। मैंने आपको बिना टाइम गवाए सारे के सारे फैक्ट आपके सामने रखे। अभी मैं आपको 6 क्लास की दी, 10th की मैंने कल दी। जिन्होंने नहीं की है, 10 मिनट्स जो एनसीईआरटी के नाम से सीरीज है उसमें जाना, सारी वीडियोस को कर लेना। अभी 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास। अब सोचिए, मैं एक एक में 100-125 क्वेश्चन दे रहा हूं। 6, 7, 8, 9, 10th, यानी आपके 500 क्वेश्चन तो ये हो गए साइंस के, केवल एनसीईआरटी के। और उसके अलावा जो मैं कराऊंगा एग्जाम तक, तो मतलब आप 3-4 हजार क्वेश्चन केवल साइंस के करके जाएंगे एग्जाम में। क्या आप 20-25 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, बस अच्छे से पढ़ते रहना जो मैंने कहा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से जाके ले लेना। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और 2 बजे के करीब आपकी करंट अफेयर की वीडियो आएगी, उस करंट अफेयर की वीडियो को साथ के साथ करते रहो, उसमें कम समय में मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं। जैसे कल मैंने आपको कराया था स्पोर्ट, आज कराऊंगा जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी हमारे पास नियुक्ति हुई है, नियुक्ति उनको कराऊंगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।